हेलो स्टूडेंट, वेलकम शिवा इजी इंग्लिश जोन। आज की जो वीडियो है ये स्पेशल सभी के लिए जो भी इंग्लिश में जरा सा भी कठिनाई का अनुभव करते हैं उनके लिए जो खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश ग्रामर में वर्ब्स का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है और उस वर्ब को आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपको कहीं जरा सा भी वर्ब को पहचानने में झिझक होती है कि ये कौन सी वर्ब है, कैसी वर्ब है, इनका रोल क्या है, इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पहचान करने में आपको जो दिक्कतें आती हैं, आज उन सब पर डिस्कशन मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। विद एग्जांपल करूंगा, आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए। एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ब का चार्ट है, ये वर्ब के टाइप्स हैं, कितने प्रकार की वर्ब्स होती हैं, और भी वर्ब्स होती हैं, मैं उन पर भी बातें करूंगा। डायनेमिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब्स, बहुत सारी वर्ब्स के फॉर्म्स हैं, लेकिन कुछ जो ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली वर्ब्स है जो आपको रोज रीड करते हैं, आप जब भी अंग्रेजी पढ़ते होंगे, बिना वर्ब्स का कोई सेंटेंस हो नहीं सकता। सो आज हम इसी पर बात करेंगे। पहली तो बात आती है वर्ब होती क्या। इंग्लिश ग्रामर में वर्ब होती क्या, वर्ब का काम क्या है ग्रामर में। वर्ब को हिंदी में अगर समझने की कोशिश करें तो इसको क्रिया कहते हैं, यानी कार्य का होना, यानी जिससे भी कार्य के होने का बोध होता है, कार्य करने का ज्ञान होता है, किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में कोई जानकारी प्राप्त होती है, जिस क्रिया से, जिस शब्द से, उसी शब्द को क्रिया कहते हैं। अगर इस तरह से न समझ में आया हो तो मैं आपको बता दूं, क्रिया मुख्यतः 3 तरह का कार्य करती है। वो 3 तरह के कार्य मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिएगा। अगर किसी शब्द से इन तीनों में से एक भी सूचना अगर वो दे रहा होगा तो पर्टिकुलर वर्ब ही होगा। It means verb is a word which denotes some action or gives some information about its subject। यानी अपने कर्ता के बारे में कोई सूचना दे या कार्य के होने का बोध यानी ज्ञान कराए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए, तब आप उस शब्द को वर्ब यानी क्रिया कह सकते हैं। जैसे क्रिया का कार्य क्या है, क्या करती है क्रियाएं, उसको 3 भागों में मैंने डिवाइड किया है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो पहला काम यह हो सकता है क्रिया का कि व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, कि कोई व्यक्ति या वस्तु कार्य क्या करता है। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, रोहन सिंग्स। यहां पर रोहन एक पर्सन है और एक काम क्या कर रहा है, सिंग यानी गाने का। तो काम क्या हो रहा है, गाने का। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें वर्ब क्या है, यानी क्रिया क्या हुई, गाने की। इसलिए सिंग इसमें वर्ब है, सिंग शब्द एक वर्ब का काम कर रहा है। अब इसके बाद अगर हम ध्यान दें, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए किया क्या गया। जनरली ये जो स्थिति आपको मिलेगी ये पैसिव वॉइस में मिलेगी, और ये पहली और तीसरी जो स्थितियां मिलती हैं ये एक्टिव वॉइस में मिलती हैं। पैसिव और एक्टिव के बारे में भी बातें करेंगे वीडियो में, अगले वीडियोस में देखेंगे। व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, तो यहां पर लिखा है द बॉय वॉज पनिश्ड, या लड़के ने अपने को, देखिए लड़के ने काम नहीं किया, लड़के पर काम किया गया है। प्रभाव किस पर पड़ा, लड़के पर। यहां पर अगर आप देखें तो ये जो दोनों क्रियाएं हैं इस बॉय से रिलेटेड हैं। लिखा है व्हाट इज डन, क्या किया गया किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए यहाँ पर इस लड़का है जो व्यक्ति है, इस पर क्या किया गया, दंड का कार्य किया गया, उसको दंडित करने का कार्य किया गया। इसलिए वॉज और पनिश्ड दोनों वर्ब हैं। तीसरे में व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति क्या है, यानी जिसके बारे में कोई ज्ञान हो, बोध कराने की बात आती है, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाले वर्ड्स को वर्ब कहते हैं। ये तीसरा हिस्सा आपको बताने का, डॉग इज डेड, कुत्ता मरा है। अब कुत्ता मरा हुआ है, कुत्ते के बारे में जानकारी है, इसलिए ये शब्द जो इज है वो वर्ब है। फिर से मैं डिफाइन करता हूं, अ वर्ब इज एक्चुअली अ एक्शन वर्ड which denotes some activities done by its subject, and verb also gives some information about its subject, यानी जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए और उसके द्वारा की गई क्रियाओं का ज्ञान कराए, वही वर्ब होती है। अब वर्ब
तो हम समझ गए ये वर्ब का बेसिक डिवीजन है। हमने वर्ब को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक फाइनाइट वर्ब में और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब में। एक फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। जो फाइनाइट वर्ब होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती क्या है, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन मैं बता दूं, अक्सर आप कंफ्यूज होते हैं। जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन से प्रभावित होती हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी ये ऐसी वर्ब हैं जो वॉइस से, जो टेंस से, सब्जेक्ट के नंबर से, पर्सन से प्रभावित होती है, अर्थात अपना रूप बदल लेती हैं आवश्यकता के अनुसार। यानी जिसको आप फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म पढ़ते हैं, ये सब फाइनाइट वर्ब में ही पॉसिबल है। नॉन फाइनाइट वर्ब में ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। यानी कि आप टेंस बदलोगे तब भी नहीं बदलेंगी, आप वॉइस बदलोगे, कुछ भी बदलोगे, नंबर, जेंडर, पर्सन, इनका किसी से कोई मतलब नहीं है। ये जिस रूप में पैदा होती है वो सदैव उसी रूप में रहती है, उनका रूप कभी बदलता नहीं है। लेकिन ठीक अपोजिट फाइनाइट्स होती हैं, ये सब्जेक्ट के नंबर से, यानी सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर से बदल जाती हैं। जेंडर से तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन पर्सन से बदलती हैं, टेंस से बदलती हैं, वॉइस से बदलती हैं। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ये परिस्थितियों के अनुसार, आवश्यकता अनुसार बदल सकती हैं, लेकिन ये नहीं बदलती हैं। अब इसके डिवीजन में बात करें तो यहाँ पर आपको ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, फ्रेजल वर्ब और ऑक्सिलरीज वर्ब का डिवीजन दिख रहा होगा, जिसमें मैंने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को आप देखिए लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, किसी किसी किताब में आपको ऑर्डिनरी वर्ब, मेन वर्ब भी नाम मिलेगा। यानी फिर मैं बता दूं, ये वही वर्ब्स हैं जो एक्शन डिनोटिंग वर्ब्स होती हैं। कुछ क्रिया को करता, जब करता कुछ क्रियाओं को कर रहा होता, कोई एक्टिविटी आपको होती दिख रही होती है, तो ये ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। कुछ बुक्स में आपको लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब्स भी मिल सकता है, कुछ किताबें इसको ऑर्डिनरी वर्ब्स भी कहती हैं। इन वर्ब्स की फॉर्म्स भी होती हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये सब वर्ब की फॉर्म आपको यही देखने को मिलेंगी। लिंकिंग वर्ब जो मैंने बता रखा है, पहली वीडियो में बता रखा है, जो अपने सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करती है, वही लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जो लिंक करती है वो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। ये फ्रेजल वर्ब मैंने डाला है यहाँ पर। कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद में, कभी कभी पहले भी, कोई प्रीपोजिशन ऐड कर देने से, कोई प्रीपोजिशन ऐड कर देने से वो ट्रांजिटिव वर्ब में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ ऐसी इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जिनके बाद, ज्यादातर बाद में ही, कोई प्रीपोजिशन ऐड कर देने से वो ट्रांजिटिव वर्ब में चेंज हो जाती है। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, हो तो जाती है ट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन अपना पुराना अर्थ खो देती हैं और नया अर्थ धारण कर लेती हैं। जैसे लुक का मतलब होता है देखना, अगर उसके पीछे मैं आफ्टर प्रीपोजिशन जोड़ दूं, यानी लुक आफ्टर, ध्यान दीजिएगा, मैं कहूं कि लुक एक वर्ब है, लुक एक वर्ब है, इस लुक में अब इसका बेसिक अर्थ होता है देखना, लेकिन अगर इसके पीछे मैं एक प्रीपोजिशन आफ्टर जोड़ दूं तो इसका मतलब हो जाता है पालन पोषण करना, देखभाल करना, अर्थ बदल गया। भले ही ये इंट्रांजिटिव रही हो शुरुआत में, इसको प्रीपोजिशन के साथ ऐड कर देने पर ये ट्रांजिटिव हो तो नहीं, लेकिन अपने मूल अर्थ को गंवा करके, यानी उसका जो मूल अर्थ था वो गायब हो गया, एक नया अर्थ आ गया। तो लिंकिंग वर्ब, फ्रेजल वर्ब जो होती है वो इंट्रांजिटिव अगर है तो उसमें इस तरह से प्रीपोजिशन ऐड करके, उसके अर्थ का परिवर्तन करके उसको ट्रांजिटिव वर्ब में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब यहां पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। इसको जनरली हमारे ग्रामर में, हमें टीचर्स के थ्रू आपको सुनने को मिला होगा, जिसको हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर जो ऑक्सिलरीज हैं वो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखी है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज और मार्जिनल ऑक्सिलरीज। अब इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज और मार्जिनल ऑक्सिलरीज तीनों अलग अलग हैं। अगर इन सबको मिला दूं मैं तो इसमें कुल 24 हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, 24,
जिनको कुछ किताबें कहती हैं कि 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, यानी ये नॉट जो हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन है उसके 24 दोस्त हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज में कौन कौन है, मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन है और मार्जिनल ऑक्सिलरीज कौन कौन सी है। फिलहाल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में बेसिकली 3 होती हैं। कितने होते हैं? 3। अब इन 3 में जो पहला है वो बी फॉर्म है, डू फॉर्म है और हैव फॉर्म है। बी, डू और हैव, अगर इन सबको मिला दिया जाए तो ये कुल हो जाती है 11। कितनी हो जाती है? 11। यानी कि जो आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज है इनको आप डिवाइड करेंगे 3 फॉर्म में, बी, डू और हैव। इसमें बी में आपको 5 मिलते हैं, इज, एंड, आर, और बाकी जो 2 है ये पास्ट से रिलेटेड है, आप समझ भी गए होंगे, प्रेजेंट का, पास्ट का है। डू में आपको 3 मिलते हैं, डू, डज और डिड, और हैव में भी आपको पता ही चल गया होगा कि हैज, हैव और हैड। अब इनको देखिए 5 और 6 11, आपकी कुल प्राइमरी ऑक्सिलरीज 11 होती हैं। उसके बाद आती बात मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज जनरली मूड को एक्सप्रेस करती, मूड और मोड, उसी से नाम ही पड़ेगा इसका मॉडल, मूड को एक्सप्रेस करने वाली। ये कुल तो 13 होती थी, लेकिन बाद में नेस्फील्ड जैसे व्याकरणविदों ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मॉडल ऑक्सिलरीज को नाम दिया मॉडल और मार्जिनल। तो मॉडल में कुल 11 आती है, ठीक है, मार्जिनल में भी कुछ आती, सॉरी मॉडल में 10 हो गई और मार्जिनल में 3, कुल 13 होती है। जो आपकी मार्जिनल है, इस मार्जिनल में 3 जो होती है वो होती है यूज्ड टू, और एक होती है नीड, और एक तीसरी होती है डेयर। ये मार्जिनल है। क्यों मार्जिनल है? मार्जिनल होने की वजह है कि ये 2 तरह का अर्थ रखती हैं। ये कभी कभी एक्शन वर्ब की तरह, यूज्ड टू का मतलब अभ्यस्त होना या आदत हो जाना, आपको नीड का जरूरत, और डेयर का हिम्मत। अगर इन अर्थों में इस्तेमाल करते हैं तो एक्शन वर्ब यानी कि इस तरह लेक्सिकल वर्ब में चली जाती हैं, नहीं तो ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब इस्तेमाल होती है तभी इनको मार्जिनल्स कहा जा सकता है, नहीं तो ये लेक्सिकल में कन्वर्ट हो जाती है, 2 रूपों में होती है। इसलिए इनको इस मॉडल ऑक्सिलरीज से उठा करके अलग कर दिया गया। अब बात आती है कि मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन सी होती है। तो मॉडल जो ऑक्सिलरीज होती है, जैसा मैंने कहा ये कुल 10 होती है, ये आपकी 3 होती है। मॉडल कौन सी 10 होती है, आप इसको बेहतर तरीके से समझते देखते होंगे, भले ना आपके दिमाग में चल रहा हो बात। जैसे इसमें विल होता है, शैल होता है, कैन होता है, मे होता है। अब इन्हीं की पास्ट हो जाती है, विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। अब इसके बाद एक आती है आपकी मस्ट, और एक होती है ऑट टू, ऑट टू। अब देखिए कुल 10 हो गई, 10 यहाँ 3 13 और यहाँ पर 11 24। इसीलिए ऑक्सिलरीज वर्ब है, इनको क्या कहते हैं? 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। तो ये बात हो गई इनफाइनाइट वर्ब्स की। अगर इस तरफ मैं बढ़ूं नॉन फाइनाइट्स पे, इसमें मैंने कहा कि इन्फिनेटिव्स, जीरेंड और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के 3 पार्ट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। और मैंने पहले ही बता रखा है कि ये किसी भी दशा में अपना स्वरूप यानी रूप बदलते नहीं हैं। जैसे इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा कि ये कब और कैसे यूज होते हैं, ये दिखते कैसे हैं, और ये किन किन रूपों में इस्तेमाल हो सकते हैं, सब्जेक्ट के तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर, कैसे कैसे इनका यूज किया जाता है, और देखते ही कैसे इनको हम पहचान सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में फाइनाइट वर्ब्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है। अगर यहां पर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइए, वहां पे टाइप करिए, मैं आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। थैंक यू।